सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसद के सामने रखा गया। इस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी, जिसने लगभग 10 राज्यों में विभिन्न पक्षों से मिलकर के उनकी राय जानने की कोशिश की। कितना ये देश के लिए सही है, कितनी इसमें चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया और जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में रखेगी। इस कमेटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया और लखनऊ में 3 दिनों तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और तमाम पक्षों के साथ बातचीत की। किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे संभव हो सकेगी और क्या वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इस महत्वाकांक्षी योजना के पक्ष में हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार आप इसको देखते हैं कि क्या देश को वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव जैसी किसी चीज की जरूरत भी है? वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन जब संविधान लागू हुआ तो पहला इलेक्शन जो हुआ था 1952 में, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था, क्योंकि राज्यों में भी चुनाव हुए और संघ के लिए भी चुनाव हुआ। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुछ विधानसभाओं ने बहुमत खोया, मुख्यमंत्रियों ने, और देश में भी संसद का भी समय पीछे आगे हुआ और विधानसभाओं का भी समय पीछे आगे हो गया। ये बात समझने की है कि उस समय देश की आबादी लगभग 37 से 38 करोड़ थी और आज देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो अत्यधिक व्यस्त हो गई है। बहुत सारे नए मंत्रालयों का गठन हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य ये है कि कार्यपालिका को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त समय मिले। अभी क्या होता है कि कार्यपालिका पर जो लोग हमारे देश में आसीन होते हैं, तो जो हमारी एक तरह से कह लीजिए कि संविधान की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद हो जाता है और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्रियों का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष पर्यंत या 5 वर्ष के शासन काल में अन्य राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं। तो इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्यों में लगातार कहीं न कहीं चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए कार्यपालिका को अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकाल करके प्रचार के लिए जाना पड़ता है और मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने दलों के लिए अन्य सभी राज्यों में आवागमन करना पड़ता है। इससे देश की जो विकास की योजनाएं हैं, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जो चर्चा का समय है और देश की योजनाओं को जितना गंभीर समय दिया जाना चाहिए वह संभव नहीं होता। तो कार्यकरण की दृष्टि से ये देखा जाता है कि जो कार्यपालिका है उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए नई योजनाओं पर विचार करने के लिए, राष्ट्रोपयोगी योजनाओं को लाने के लिए और जो योजनाएं नहीं ठीक हैं उनको छोड़ने के लिए। इसके लिए गंभीर विचार विमर्श के लिए समय की आवश्यकता होती। तो अब जब लोकतंत्र का आकार इतना बड़ा हो चुका है तो उस स्थिति में देश के सामने कार्यपालिका का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, तो उस लिहाज से भी हमारा दुनिया के अन्य देशों से भी एक आर्थिक प्रतियोगिता जैसी स्थिति बनी रहती है। तो देश को संभालने के लिए कार्यपालिका को पर्याप्त समय मिले और एक विशेष समय खंड में ही संघ और राज्यों का चुनाव हो जाए तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का खर्च भी बचता है और कार्यपालिकाओं को कार्य करने का समय भी मिलता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है और इसको होना चाहिए। जी, बिल्कुल आपका ये मानना है कि एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने इस संसदीय समिति ने इस बार पहली बार जो है वो मीडिया से भी एक पक्ष मानते हुए सुझाव लिए, तो जो इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं सांसद पीपी चौधरी, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि भी मीडिया जो है वो चूंकि एक बड़ा रोल प्ले करती है तो हम उससे भी विचार लेते हैं। एक जो प्रमुख विचार उसमें सामने आया, बल्कि यूं कहें कि सबने इस बात को लेकर के रजामंदी दिखाई कि आचार संहिता लगने की वजह से विकास की गति बाधित होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये था कि आखिर इसे किस तरीके से देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी राज्य में जल्दी सरकार गिर
जाती है, तो फिर एक जर्मन मॉडल की जिसमें चर्चा होती है कि जिसमें मौजूदा जो नेता होते हैं उनको हटाने से पहले नया नेता चुना जाता है सरकार गिरने के बाद, जी। और जापानी मॉडल भी होता है। इस तरीके से कुछ मॉडलों की भी चर्चा हुई। ये एक बड़ी चुनौती निकल करके सामने आई। ये पूरी तरीके से सुझाव लेकर के भविष्य में कब लागू किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर जनता की राय जानी जा रही है। तो अगर सरकारें बीच में गिरती हैं तो आपकी नजर में ये किस तरीके से इस मॉडल में काम आ पाएगा और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक किया जा सकेगा? देखिए, भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी का जी। एक दृष्टिकोण आया था। वो समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये संस्तुति दिया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में किसी विधायक का पद रिक्त हो जाता है, तो जो उपचुनाव होता है वो बची हुई विधानसभा के लिए ही होता है। जी। तो जो विधायक चुना जाएगा वो केवल शेष विधानसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। अगर यही सिद्धांत पूरी विधानसभा पर लागू किया जाए, जैसे अभी बहुत कम ऐसी विधानसभाएं हैं जो मध्यावधि चुनाव के लिए जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में आपस में समझौता हो जाता है, बहुमत निर्मित हो जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाता है, तो विधानसभाएं चलती रहती हैं। तो उनको नेशनल डेट पर पहुंचना होगा। तो उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि दो ही एक विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं जो कभी को मध्यावधि के लिए जावें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये हो गई कि मान लीजिए कि संसद है और संसद में कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो शेष बचे हुए अवधि के लिए ही चुनाव किया जा सकता है। उसके बाद जो नेशनल डेट होगी उस पर चुनावों में सबको जाना होगा। तो ऐसा करने से मेरा मानना है कि 90% से अधिक एक राष्ट्र एक चुनाव की जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी और यह व्यवहार में लाने योग्य संस्तुति है। जी। अगर हम इस पर भी काम कर लें तो बची हुई अवधि के लिए ही जो नेशनल डेट्स होगा, टाइम टेबल फिक्स होगा, उस टाइम फ्रेम पर पहुंचने के लिए सबको जाना है और बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो शेष समय अवधि के लिए ही चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल। और ये जो 129वां संशोधन है संविधान का, इसको लेकर के जो समिति के सामने विचार आए, उनमें एक प्रमुख चुनौती या आपत्ति जिसे कहा जाए वो छोटे दलों को लेकर के है और पूरे देश भर में एक समान राजनीतिक मुद्दों और भावनाओं को लेकर के है कि जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर बंगाल का कोई विषय है जो राज्य का विषय है, वहां का प्रमुख मुद्दा है, और उत्तराखंड का कोई अलग मुद्दा है, गुजरात का अलग मुद्दा है, ये सभी प्रकार के मुद्दे एक किसी राष्ट्रीय मुद्दे के सामने फीके न पड़ जाएं। और दूसरी बात कि जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास धन बल है वो किसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को हाईजैक न कर लें। इस खतरे को कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जब हम विधानसभा का चुनाव करते हैं तो उसमें विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, और हमारी वही जनता लोकसभा के लिए भी चुनाव करती है। आजकल अलग अलग समय में करती है और वन नेशन वन इलेक्शन में एक समय में करेगी। तो मान लीजिए कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर विधानसभाओं के चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं। और उन मुद्दों में जो हमारी जनता होती है वो निर्शीर विवेक पूर्वक तीनों स्तरों पर आज भी मतदान करती है और कल भी मतदान करेगी। तो उस स्थिति में जो ये तर्क है कि छोटे दलों के अस्तित्व का प्रश्न है, तो विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उसी समय विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। तो आज भी हम देखते हैं कि प्रायः विधानसभा के जो मुद्दे हैं लोग विधानसभा के लक्ष्य को रख करके चुनाव करते हैं, संघ की बात होती है तो संसद को लक्ष्य करके चुनाव करते हैं, और अगर जो है पंचायती राज व्यवस्था है तो नगर निकाय हुए और ग्रामीण क्षेत्र हुए, इनके लिए चुनाव होता है तो लोकल क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जनता है आज भी तीनों स्तरों पर अलग अलग वही जनता चुनाव करती है। केवल समय खंड एक हो जाएगा। तो समय खंड एक हो जाने से क्या होगा कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा, नीतियां बनेंगी, नीति निर्माताओं को समय मिलेगा, नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होगी। जो प्रोमिजेस किए जाते हैं चुनाव के घोषणा पत्रों में, उन प्रोमिजेस पर भी डिस्कशन होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर किया। और विशेष रूप से अब जबकि योजना आयोग की व्यवस्था खत्म होकर के नीति आयोग आ गई है, तो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संसद को भी समय मिलेगा कि इस पर विचार करे, और विधानसभाओं को भी समय मिलेगा कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया। तो ऐसी स्थिति में ये एक व्यापक सुधार होगा, और यह सुधार जो है देश के लोकतंत्र के हित में होगा, क्योंकि जब चुनावों की कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो है जनता को ही बियर करना पड़ता है प्रकारांतर में, और जनता को भी ये
अवसर मिलेगा कि जो चुनाव का समय है उस समय में कर लें, और तो चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी योजना होगी और पूरा देश जो है नए परिवर्तन के लिए, नए जनादेश के लिए हर बार 5 वर्ष पे तैयार होगा। बिल्कुल। और इस तरीके से जो विकसित भारत को लेकर के एक परिकल्पना जी रहती है, जी उसमें बहुत जी बड़ा सहयोग रहेगा इस पूरी प्रक्रिया बिल्कुल के आसान होने से और लाखों करोड़ों के खर्च की बचत होने से। ब्रजेश जी, जी। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रिजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।